Hello everyone, welcome to in this session. My dear friends, I hope that all of you would be fine and happy and doing very well. साथियों, आज का हमने जो अपना इशू सेलेक्ट किया है, इसमें हम राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, इस मुद्दे को मैंने इसलिए सिलेक्ट किया, हालिया में आपने देखा होगा राज्यपाल, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि राज्यपाल और जो सरकारें हैं, राज्य की सरकारें हैं, उनके बीच में कहीं ना कहीं एक टसल देखने को मिलती रहती है। अगर हम हालिया कंटेक्स्ट की बात करें, यानी कि वर्तमान का जो क्या संदर्भ था, तो देखिए यहां पर महाराष्ट्र और केरल का जिक्र किया गया है। महाराष्ट्र में क्या है कि महाराष्ट्र जो लोकसभा विधानसभा है, वहां पर जो है स्पीकर का चुनाव किया जाना था, और वहां पर चुनाव को लेकर राज्यपाल जो है वहां पर चुनाव की अनुमति वगैरह को लेकर उन पर कुछ टसल चल रहा था, अनुमति वगैरह नहीं दे रहे थे, वो एक मुद्दा था। साथ ही अगर हम केरल में देखें तो केरल में क्या है कि केरल में एक विश्वविद्यालय, कन्नूर विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर को रीअपॉइंट कर दिया गया था, तो ये एक मुद्दा था। इसके साथ ही अगर आप पिछले साल का आपको याद हो, महाराष्ट्र में जब सरकार भी बननी थी तो वहां पर राज्यपाल की भूमिका बड़ी थोड़ी संदिग्ध किस्म की थी। इसके साथ पिछले वर्ष जब चुनाव राजस्थान में जो है विधानसभा को लेकर उठापटक चल रही थी, तो वो वहां पर सदन की अनुमति नहीं दे रहे थे राज्यपाल वहां पर सदन आयोजित करने के लिए। तो इस तरह के मुद्दे आते रहते हैं, और कंटेस्ट के तौर पे हो सकता है जब हमको मेंस देना पड़े सितंबर में जाके, तो उस टाइम तक कोई और डेवलपमेंट हो जाए, क्योंकि अभी 4-5 राज्यों में चुनाव होना है। फिर वहां पर अगर कोई सरकार या कोई पाबंदी वैसी आती है, या जैसे कि सरकार कोई गठबंधन की सरकार बनने की स्थिति आती है, तो वहां पर राज्यपाल की भूमिका देखने को मिलेगी। तो इस सब वजह के कारण राज्यपाल की भूमिका संदिग्ध बनी, राज्यपाल की भूमिका पर हमेशा चर्चा प्रश्न खड़ा रहता है। और एक कारण कहीं ना कहीं यह भी होता है कि जो भूमिका राज्यपाल को दी गई है उसमें उनके पास कुछ विवेकाधीन शक्तियां हैं, जिसके कारण वो कुछ ऐसे निर्णय लेते हैं कि वहां पर राज्य सरकार को पसंद नहीं आते हैं और उनके बीच में टकराव की स्थिति बन जाती है। अब देखिए, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक चैप्टर जो एम लक्ष्मीकांत में दिया गया है राज्य सरकार के अंतर्गत, यानी कि भाग जो 6 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें राज्य सरकार की जो बात होती है पहले, तो राज्य सरकार में स्टार्टिंग में ही हमको राज्यपाल के बारे में पढ़ना होता है। तो वहां पर आप राज्यपाल के पद की शक्तियां हैं, राज्यपाल की पदावधि है, राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य, जैसे कि कार्यकारी शक्तियां कौन सी हैं, विधायी शक्तियां कौन कौन सी हैं, वित्तीय शक्तियां कौन सी हैं, क्षमा करने वाली शक्तियां कौन कौन सी हैं, वो सब आप वहां से पढ़ लेंगे। साथ ही राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति, आज का जो हमारा ये टॉपिक है, इसमें राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति क्या है, संवैधानिक शक्तियां क्या हैं, साथ ही उनको विवेकाधीन शक्तियां कौन कौन सी मिली गई हैं, कौन सी संवैधानिक विवेकाधीन शक्तियां हैं और कौन कौन सी परिस्थिति जन विवेकाधीन शक्तियां दी गई हैं, उस पर चर्चा करेंगे। कौन कौन से 2-3 बड़े मुद्दे हैं जो राज्यपाल को लेकर हमेशा न्यूज़ में बने रहते हैं, उसके समाधान के तौर पर क्या प्रावधान है, समाधान के तौर पर सुप्रीम कोर्ट की जो डिफरेंट जजमेंट आए हुए हैं, या जो जैसे सरकारिया कमीशन था या पुंछी आयोग था, उनने क्या सिफारिश दी थी, हम उनको थोड़े से देखने वाले हैं, ताकि अगर मेंस में पूछा जाए तो आप लिख सकें। साथ ही दोस्तों, ये जो टॉपिक है अगर प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप मेरे से पूछें कि पॉलिटी के ऐसे कौन से अगर टॉपिक्स बताइए जिसमें से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मैं एक टॉपिक यह भी आपको बताना चाहूँगा। देखिए, हिस्टोरिकली क्या था कि जो हमारे यहाँ पर गवर्नर हुआ करता था, गवर्नर जो था वो प्रांतों का हेड होता था, और कहीं ना कहीं वो प्रांतों का अल्टीमेट हेड होता था, और वो जो ब्रिटिश किंग था उसके प्रति ही, राजा या रानी के प्रति जवाबदेह था। लेकिन जब हमारे संविधान सभा के जब गवर्नर की पद के ऊपर डिस्कशन हो रही थी, तो वहां पर क्या है, बी आर अम्बेडकर जी ने क्या है स्पष्ट तौर पर कहा था कि गवर्नर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा, अल्टीमेट जो पावर होगी वो चुनी हुई सरकार के पास होगी। और ये गवर्नर का पद एक प्रकार से इसलिए सृजित किया गया था कि राज्य में कभी कोई ऐसा संवैधानिक संकट ना खड़ा हो जाए, अगर कभी पर अस्थायित्व तो कोई चीज आती है या सरकार ढंग से काम नहीं करती, कोई चुनी हुई सरकार, तो वहां पर केंद्र की अल्टीमेट अथॉरिटी बनी रहे, इसलिए इस पद का सृजन किया गया। तो यह इसकी भूमिका रहने वाली थी। लेकिन हुआ क्या, साथ ही हुआ क्या कि राज्यपाल जो है, राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट जिन व्यक्तियों को राज्यपाल बनाती है वो कहीं ना कहीं उसी विचारधारा के लोग होते हैं, और वो निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। और जो पद की संविधान में परिकल्पना की गई थी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा और सरकार को कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा जो चुनी हुई इलेक्टेड गवर्नमेंट के कार्य में, तो वहां पर थोड़ा सा हमें टकराव देखने को मिलता है। तो अगर हम इसकी संवैधानिक शक्तियों की बात करें कि राज्यपाल को संवैधानिक शक्तियां कौन कौन सी दी गई हैं, देखिए, तो राज्यपाल को जो अनुच्छेद 154 है वो ये कहता है कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होगी, और वह उसी के अनुसार जो उसे शक्ति दी गई है, जो उस शक्ति के अनुसार या जो उन्हें विवेकाधिकार दिए गए हैं उसको छोड़कर जो अपने अधीनस्थ अधिकारी होंगे उनके माध्यम से वह अपनी शक्तियों का निर्वहन करेगा, यानी कि जो चुनी हुई सरकार हो उसके माध्यम से निर्वहन करेगा। साथ ही अनुच्छेद 163 एक क्या कहता है कि जो संवैधानिक विवेकाधिकार दिए गए हैं
उनको छोड़कर राज्यपाल को जो है सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और वो मंत्रिपरिषद का प्रमुख जो है मुख्यमंत्री होगा। इसी प्रकार अनुच्छेद 163(2) कहता है कि उपयुक्त मामलों, जिन मामलों में विवेकाधिकार शक्तियां जो है उन्हें दी गई हैं, उन मामलों में राज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा। हालांकि इसका तात्पर्य यह नहीं है कि राज्यपाल का कोई निर्णय अगर देते हैं तो उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। कुछ मामलों में ऐसा हमको देखने को मिलेगा, इसलिए मैंने कहा आपको डिटेल में इसमें जो है हमारा संविधान वाला जो चैप्टर है, जो एम लक्ष्मीकांत का जो राज्यपाल का जो चैप्टर है, उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अब देखिए टकराव कहां पर आता है, जो संवैधानिक शक्तियां हैं उसका तो वो तो उस प्रकार से निर्वहन करते हैं, लेकिन जो संवैधानिक विवेकाधिकार के मामले में कई बार और जो है परिस्थितिजन्य विवेकाधिकार है, उनके मामले में हमें टकराव देखने मिलता है। अगर हम देखिए हम यहां पर संवैधानिक विवेकाधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 200 और 201 के अंतर्गत किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए विचार के लिए रखना है नहीं रखना है, यह संवैधानिक विवेकाधिकार राष्ट्रपति को मिला हुआ है। इसी प्रकार अनुच्छेद 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने को मामले है, जैसे कि राष्ट्रपति शासन लगाने की राज्यपाल अपनी रिपोर्ट देते हैं, तो उसमें संवैधानिक विवेकाधिकार है। हालांकि दल बदल कानून आने के बाद से और जो एसआर मुंबई का जो जजमेंट है उसके आने के बाद से यह प्रवृत्ति जो 356 लगाने की है वो काफ़ी कम हुई है। नहीं तो इसे एक प्रकार का डेड अनुच्छेद कहा गया था कि बहुत ही रेयरली यूज़ किया जाएगा, लेकिन आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा इसका दुरुपयोग हुआ है। हालांकि पिछले 30 सालों में जब से ये टेंडेंसी केसेस आया हुआ है और दल बदल कानून, तब से इसमें थोड़ा सा कमी हमको देखने को मिलती है। आखिरी जो प्रयास था वो उत्तराखंड में देखने को मिला था, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको अवैध या अनुचित ठहरा दिया था। इसी प्रकार देखिए अतिरिक्त प्रभार, अगर राज्यपाल को किसी और दूसरे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है तो उस मामले में जो राज्य शासक के क्षेत्र पर, जो प्रशासक के क्षेत्र पर काम करते हैं, तो उन पर पास भी विवेकाधिकार शक्तियां उस टाइम पे भी आ जाती हैं। इसी प्रकार जो पांचवी यहाँ पर माफी चाहूंगा मैं, 8वीं लिखा हुआ, 5वीं और जो 6वीं अनुसूची है, 5वीं और जो 6वीं अनुसूची है उसके उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए, यानी कि जो ट्राइबल्स काउंसलिंग वगैरह बनाई जाती हैं या उनके मामलों से डील किया जाता है, तो उनका निर्वहन करते समय भी राज्यपाल के पास जो है संवैधानिक विवेकाधिकार होता है। साथ ही प्रशासनिक और विधायी मामलों के संबंध में आपने पढ़ा होगी, प्रशासनिक और विधायी मामले के संबंध में जैसे कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री से जानकारी लेते हैं और यहाँ पर राज्यपाल मुख्यमंत्री से जानकारी ले सकते हैं, तो इस मामले में संवैधानिक विवेकाधिकार दिया गया है। साथ ही मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि हमारे यहाँ पर देखिए शासन की, जैसा कि संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, जिसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। इसी प्रकार न केवल केंद्रों बल्कि राज्यों में भी हमारे यहाँ पर संविधानिक जो है संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, और इस संसदीय शासन प्रणाली में एक निर्वाचित हेड होता है और एक निर्वाचित जो है कि जैसे कि केंद्र के स्तर पर प्रधानमंत्री और राज्यों के स्तर पर मुख्यमंत्री, तो एक निर्वाचित हेड होता है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। तो इसी प्रकार राज्यपाल पद का सृजन किया गया है। अब अगर आगे हम इसके देखें परिस्थितिजन्य विवेकाधिकार कौन से हैं जिनमें दुरुपयोग की संभावना कहीं ना कहीं बढ़ जाती है, यही मामला आपको महाराष्ट्र वाले मामले में देखने को मिलेगा। देखिए क्या है कि जब किसी भी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो राज्यपाल किसी सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे, वो एक प्रकार से परिस्थितिजन्य विवेकाधिकार होता है। पिछले बार मामले में आपने महाराष्ट्र में देखा होगा कि वहाँ पर शिवसेना बाद में बीजेपी के चुनाव के बाद साथ छोड़ दिया था, तो फिर वहाँ पर राज्यपाल की भूमिका थोड़ी संदिग्ध हो गई थी, फिर रातों रात शपथ वगैरह वहाँ पर हो गई थी अजित पवार वगैरह की, तो ये सब अब मामला चलता रहता है। उसमें जो है वो कहीं ना कहीं इसका दुरुपयोग करते हैं। और जो उनके कार्यकाल के दौरान अगर मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाती है और ये स्पष्ट नहीं होता कि उत्तराधिकारी किसको बनाया जाना है, तो वहाँ पर भी राज्यपाल अपने परिस्थितिजन्य विवेकाधिकार का उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ विश्वास मत प्राप्त नहीं हो पाता है, अगर किसी को विश्वास मत सदन में प्राप्त नहीं है तो मंत्री परिषद की जो बर्खास्तगी है उसके मामले में भी परिस्थितिजन्य विवेकाधिकार वो ले सकते हैं। हालांकि अगर लंबे समय तक निर्णय नहीं लेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि मामला संबंधित उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जाएगा और वहां पर राज्यपाल को निर्णय लेना पड़ेगा। इसी प्रकार यदि मंत्रिपरिषद अल्पमत में है तो राज्य विधानसभा को विकसित करने के मामले में भी राज्यपाल के पास परिस्थितिजन्य विवेकाधिकार होता है। इसके साथ ही दोस्तों देखिए अब अगर इससे संबंधित कौन कौन से 3-4 बड़े मुद्दे आ जाते हैं। देखिए एक तो क्या होता है कि ये जो विवेकाधीन शक्तियां मिली गई हैं उनका दुरुपयोग होता है, उनका राज्यपाल कई बार देखा जाता है कि राज्यपाल दुरुपयोग करते हैं। दुरुपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं राज्यपाल जो है एक निष्पक्ष व्यक्ति नहीं होता, जिसकी अपेक्षा हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी। वो केंद्र में जो पार्टी होती है या जो दल होता है उसी की विचारधारा वाले व्यक्ति ज़्यादातर अपॉइंटेड होते हैं, अगर आप अलग अलग राज्यों में अभी भी देखेंगे। और पहले भी जब कांग्रेस का टाइम था तो उनके टाइम पे भी यही होता था, और बीजेपी का टाइम है तो भी इनके टाइम पे यही होता है। तो वो कहीं ना कहीं भारतीय संविधान के जो आधारभूत सिद्धांत हैं उनके विरुद्ध कार्य करते हैं कई बार।
यानी कि जो उनको भूमिका दी गई है कहीं कहीं उसका जो है संवैधानिक हेड ना होकर एक प्रकार के कई बार वो केंद्र के एजेंट के तौर पे काम करते हैं। दूसरा क्या है कि केंद्र द्वारा नियुक्ति होती है, जैसा कि मैंने अब सत्तारूढ़ दल वाले विचारधारा वाले व्यक्ति के बारे में बताया, तो उसके कारण भी वो निष्पक्ष ढंग से काम नहीं कर पाते, क्योंकि जिस व्यक्ति ने उनको अपॉइंट किया हो, जिस अथॉरिटी ने, वो चाहेंगे कि उनके प्रति अपनी लॉयल्टी शो करें, और ऐसा होता भी है, सामान्यतः देखने को मिलता है, इसलिए एक टकराव होता है। फिर पदों से हटाना, जैसे राज्यपाल अगर अपने विवेक से कार्य कर रहे हो, संवैधानिक दृष्टिकोण से कार्य कर रहे हैं, तो उनको पद से कई बार केंद्र सरकार के द्वारा हटा दिया जाता है। इसी मामले को बीपी सिंघल बनाम भारतीय संघ का मामला है, उच्चतम न्यायालय ने इसमें कहा था कि ऐसे हटाया नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी जो है उसको पालन नहीं किया जाता है, ऐसा सामान्यता देखने को मिलता है। अब साथियों, अगर इसके सुझाव के तौर पे अगर हम देखें कि इनके लिए सुझाव क्या हो सकते हैं, तो देखिए दो इंपॉर्टेंट कमीशन है केंद्र राज्य संबंधों के मामले में, एक सरकारीय कमीशन है और एक एमएम पुंछी आयोग। तो जो सरकारीय कमीशन है उसने 2-3 बातें कही, जैसे कि इंपॉर्टेंट जो राज्यपाल के मामले में है कि संसद के अनुमोदन के बिना राज्य विधानसभा का विघटन नहीं किया जाना चाहिए, अर्थात संसद जब तक अनुमोदित नहीं कर देती है तो राज्यसभा विधानसभा का विघटन ना हो, ताकि राज्यपाल की केवल रिपोर्ट देने के आधार पर ही विघटन ना किया सके, या जो राष्ट्रपति शासन है राज्यों में या राज्य आपातकाल है उसका क्रियान्वयन ना हो। इसी प्रकार अनुच्छेद 356 का कम से कम या न्यूनतम उपयोग किया जाना चाहिए रेयर केसेस में ही। साथ ही राष्ट्रपति शासन आरोपित करने से पूर्व राज्यपाल को यह देखना चाहिए कि जितनी भी वैकल्पिक सरकारें बनाई जा सकती हैं, वैकल्पिक सरकार की संभावना है, तो उन पर उसको जरूर विकल्प तलाशने चाहिए वैकल्पिक सरकार स्थापित करने के लिए। इसी प्रकार पुंछी आयोग ने अपनी सिफारिशों में कहा कि अगर त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बनती है तो फिर संवैधानिक परंपराओं का ही पालन किया जाना चाहिए। इसी प्रकार यदि स्थानीयकृत आपातकाल का एक बात की गई है यहाँ पर कि अगर कहीं पर ऐसे इशू आता है, राज्य किसी क्षेत्र विशेष में संकट आता है, तो शहर जिला स्तर पर जो है राज्य विधानसभा को न विघटित करके वहाँ पर आपातकाल जैसी स्थिति बनाई जाए, आपातकाल जैसी स्थिति का उपयोग किया जाए और इस तरीके से राज्य विधानसभा को विघटित करने से बचा जाए और इस प्रकार एक समाधान निकाल लिया जाए। इसी प्रकार फिर अगर हम देखें कि सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में 2 निर्णय इंपॉर्टेंट हैं उच्चतम न्यायालय के, अगर निर्णय की बात करें, एक तो देखिए हमारा एसआर बोम्मईवाद है, एसआर बोम्मईवाद 1994 और रामेश्वर प्रसाद वाद 2006। तो एसआर बोम्मईवाद जो 1994 बहुमत के जांच के क्या हुआ था कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकार से ये दिया हुआ है या एक प्रमाण निर्धारित किया एक प्रकार से कि बहुमत की जांच के बगैर, जैसे कि विश्वास मत की बात आती है, जैसे कि पिछली बार विधानसभा के मामले में महाराष्ट्र विधानसभा का मैं अगर आपको अच्छा एग्जांपल दूं कि वहाँ पर क्या है कि ये पॉलिटिकल दल वाले अपनी अपनी चिट्ठियाँ लेके जाते हैं, उनके जो रिप्रेजेंट करने वाले नेता होते हैं, उस आधार पर वो दावा करते हैं कि हमारे पास बहुमत है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुमत की जब तक जांच नहीं हो जाती इस सदन में, उसी को परीक्षण को वरीयता दी जाए, ना कि किसी प्रकार की चिट्ठी या किसी प्रकार के राज्य, ऐसा नहीं कि राजभवन में सभी विधायकों की परेड करवा दी गई तो वहाँ पर बहुमत मान लिया जाएगा, बल्कि जब तक सदन में विश्वास मत परीक्षण नहीं हो जाता है उसी को वरीयता दी जानी चाहिए, उसी के आधार पर सरकार गठन होना चाहिए। इसी प्रकार अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जो राज्यपाल को दी गई शक्तियाँ हैं उनको जो है बहुत ही विचारपूर्वक उपयोग करना चाहिए, ना कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए उपयोग करना चाहिए राज्यपाल के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा। इसी प्रकार रामेश्वर प्रसाद 2006 बाद में क्या हुआ था कि राज्यपाल ने किसी परिस्थिति में सदन को विघटित कर दिया गया, तो उसको सुप्रीम कोर्ट के उच्चतम न्यायालय के द्वारा उसको अवैध ठहराया गया। साथ ही ये भी कहा गया कि राज्यपाल निर्वाचन के पश्चात अगर कोई निर्वाचन, जैसे कि अभी यूपी में चुनाव हो रहे हैं, अब हो सकता है कि अगर जैसी पार्टियां, जैसी सरकारें, जो अलग अलग पार्टियों को जितनी भी सीट मिलती हैं और उसके बाद अगर कोई गठबंधन बनता है तो राज्यपाल उसको इनकार नहीं कर सकता कि नहीं, बाद में गठबंधन बना है इसलिए सरकार का बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी या उनको अवसर नहीं दिया जाएगा। इसी तरह सरकार गठन के प्रयासों में विधायकों के सौदे या भ्रष्टाचार के जो आरोप लगते हैं, अगर उनके दावों को जब तक अगर वो प्रमाणित दावे नहीं हैं तो उनके आधार पर विधानसभा को विघटित करने के कारणों के रूप में प्रस्तुत नहीं किया सकता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि जैसे वो भ्रष्टाचार या विधायकों के सौदे के आरोप लगते हों, वो प्रमाणित नहीं है, तो ये नहीं कहा सकता कि सरकार बनाने को रोका जा सके। तो दोस्तों ये जो मुद्दा था आज का हमारा राज्यपाल से संबंधित जो मुद्दा था, इसको हमने देखा। इसके साथ ही अभी हमारे जो 2-3 आर्टिकल्स जो है, अभी हमारे एक बड़ा पेंडिंग आर्टिकल जो है इस वीक के लिए, वो है बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट से संबंधित। इसके अलावा कोलैबोरेशन है, जैसे कि एक कोलैबोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, 2-3 चीज़ों को मिलाकर अगर 3 स्पेसिफिक अलग अलग फील्ड के लोग आकर मिलकर कोई ऐसे कोलैबोरेशन बनाने या संगठन बना लें तो वो कोलैबोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन वगैरह कहलाती है। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेंगे। वो एक, मुझे नहीं लगता कि बहुत ही बड़ा आर्टिकल है जिसके ऊपर अलग से चर्चा की जाने की आवश्यकता है, लेकिन उसको हम बाद के आर्टिकल में देख लेंगे।
साथ ही संबंधित अभी जो भी थोड़ा सा मैं कुछ और काम ये करूंगा कल से नेक्स्ट टाइम पर, कि इसमें जो अलग अलग आर्टिकल्स के कुछ एग्जांपल्स वगैरह होते हैं मैं वो आपको बता दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। आप जब ये टेलीग्राम उसकी पीडीएफ डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर मैं एग्जाम्पल मेंशन कर दूँ, तो अगर आप अलग अलग जीएस के जो टॉपिक हैं वहाँ पर एग्जाम्पल मेंशन करते चलें और आने वाले समय में ऐसे वगैरह में जनरल स्टडी में उपयोग कर लें। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।